दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे हमास के उपनेता अरोरी की हत्या के बाद इजरायली बंधकों का क्या होगा। दूसरा, कब तक विद्रोही लाल सागर में हमला करते रहेंगे। तीसरा, क्यों बज रहा है दुनिया में भारत का डंका। यह माना जाता है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू गाजा मिस्र लाइन क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेंगे। यही कारण है कि गाजा में कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है। जिन अग्रदूतों ने फिलिस्तीन की मौजूदगी के लिए मोर्चा खोला है, हमास को ख़त्म करना इजराइल की ज़रूरत बन गई है। अल अरोरी और उसके कमांडरों की मृत्यु के कारण बंधकों को छुड़ाने की उम्मीद भी नहीं रह गई है। माना जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू का लक्ष्य गाजा मिस्र सीमा इलाके पर पूरी तरह काबू करना है। यही वजह है कि गाजा में किसी भी इलाके को बख्शा नहीं गया है। यही वजह है कि फिलिस्तीन के अस्तित्व के लिए जिन नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, उन्हें खत्म करना इजराइल की प्राथमिकता बन चुका है। अल अरोरी न सिर्फ हमास को मजबूत कर रहा था, बल्कि लड़ाकों की भर्ती और ट्रेनिंग से भी जुड़ा था। दो 2010 से इजराइल का प्लान है हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म करके युद्ध खत्म करना, लेकिन ये प्लान बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी इजराइल के 129 बंधक हमास की कैद में ही हैं। इन बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल कतर के जरिए हमास के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन सालेह अल अरोरी और 7 कमांडरों के मारे जाने के बाद बंधकों की रिहाई की उम्मीद खत्म हो गई है। यानी गाजा की जंग और भयंकर हो चुकी है। एक जनवरी तक ये उम्मीद बढ़ने लगी थी कि हमास इजराइल के बंधकों को रिहा कर सकता है, लेकिन 2 जनवरी की शाम बैरूत में एक धमाके के साथ ये उम्मीद भी ध्वस्त हो गई। बैरूत के धमाके में सालेह अल अरोरी और 6 कमांडरों की मौत के बाद हमास ने इस मुद्दे पर विचार ही छोड़ दिया है। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने कहा है कि सालेह अल अरोरी की हत्या आतंकवाद और लेबनान की संप्रभुता पर हमला है। अभी युद्ध के बीच शांति के लिए बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद, शांति की उम्मीद और 129 बंधकों की रिहाई की उम्मीद खत्म हो चुकी है। गाजा की जंग के बीच अरोरी की हत्या होते ही हमास ने बंधकों की रिहाई पर बातचीत रोक दी। हमास के लड़ाके पूरी ताकत के साथ गाजा में इजरायली फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। हमास लड़ाकों ने एक टैंक में बम छिपाकर रखा और इजरायली फोर्सेस को निशाना बनाया। ये तस्वीरें गाजा के कलकिलिया की। हमास के लड़ाकों ने इजरायली डिफेंस फोर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इजरायली फोर्सेस भी गाजा में हमास ठिकानों और लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। गाजा में आमने सामने की जंग तेज हो गई और इजराइल का दावा है कि इस जंग में हमास के कई लड़ाके मारे गए हैं। उत्तरी गाजा से लेकर खान यूनिस तक आईडीएफ का ऑपरेशन तेज हो चुका है। जंग में गाजा तबाह हो रहा है और बारूद का धुआं गाजा की पहचान बन चुका है। कुछ ही समय में मध्य पूर्व के सभी महासागरों में विस्फोटक गोलाबारी शुरू हो जाएगी। भारत के 5 खतरनाक युद्धपोत मैदान में उतर चुके हैं। साथियों, यूनिफाइड कंट्री सिक्योरिटी चैम्बर में भारत समेत उन सभी देशों ने जीत हासिल की है जो विभूतियों से जूझ रहे हैं। जागरण की न्यूज़ हमास के समर्थन में क्यों अटैक कर रहे हैं हूती विद्रोही
भारत की सुरक्षा के लिए कितना है महत्वपूर्ण। देश जल्द ही मिडिल ईस्ट के सारे समुद्र उगलने लगेंगे बारूद का गोला। मैदान में उतर चुके हैं भारत के 5 खूंखार युद्धपोत। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत समेत उन सभी देशों की जीत हुई है जो हूतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक यूएनएससी सिर्फ और सिर्फ इजराइल को गाली दे रहा था, लेकिन हूतियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। सिक्योरिटी काउंसिल ने हाल ही में यमन के हूतियों को सख्त संदेश दिया। इसमें रूस ने भी हूतियों को चेतावनी दी है। यूएनएससी की चेतावनी को दुनिया हल्के में कभी नहीं लेती, क्योंकि चेतावनी देने के बाद यूएनएससी ने इराक को बर्बाद कर दिया था, जिसके दर्द से आज भी वहां के लोग कराह रहे हैं। भारत समेत कई देशों के कमर्शियल जहाजों पर हमला होने के बाद यूएनएससी ने कहा कि रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में जो शिपिंग पर हमले हो रहे हैं वो बंद करें, क्योंकि ये सब गलत है और इससे पूरे इलाके में स्थिरता, नाविकों की आज़ादी और दुनिया भर के खाने की सप्लाई पर असर पड़ता है। अगर हूती यूएनएससी की बात नहीं मानते हैं तो उनका हाल इराक से भी बुरा होगा। इसके अलावा यूएनएससी ने हूतियों से एक जापानी कार्गो जहाज गैलेक्सी लीडर को भी छोड़ने को कहा, जिसे उन्होंने 19 नवंबर को पकड़ लिया था। ये जहाज इजराइल की एक कंपनी से जुड़ा हुआ था। कुछ देशों ने तो सीधे कहा कि काउंसिल को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अमेरिका का तो ये भी कहना है कि ये मामला कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अमेरिका के प्रतिनिधि क्रिस लू ने कहा कि इन हमलों से समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार को बड़ा खतरा है और यमन में जंग की वजह से पहले से ही खराब हालत में फंसे लोगों को और मुश्किलों में डाल रहे हैं। हूती जो यमन के काफी हिस्से पर राज करते हैं, उन्होंने 19 नवंबर से अब तक 20 से ज्यादा जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। वो कहते हैं कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में और इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन असल में बहुत सारे जहाज इजराइल से कोई संबंध नहीं रखते और न ही इजराइल के लिए जा रहे थे। इससे कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रेड सी के रास्ते अपना परिचालन रोक दिया। इसी कारण अब हथियार लेकर यूएनएससी मौके पर पहुंच गया है। अमेरिकी युद्धपोतों ने तो हूतियों द्वारा दागे गए हथियारों को मार गिराया और हूतियों की स्पीड बोट्स को भी डुबा दिया, जिसमें बवाल तो रूस ने मचा दिया। रूस के यूएन राजदूत वसीली नबेजिया ने भी हूती नेताओं से कहा कि वो कमर्शियल जहाजों और उनके क्रू के लिए खतरा बनने वाली किसी भी कार्यवाही को कम करें। लेकिन रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि मुद्दे की जड़ ये है कि ये इजराइल और गाजा में हमास के बीच के संघर्ष का विस्तार है और उसने युद्ध विराम के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्ताव को रोकने की भी आलोचना की। आखिर क्यों यूएनएससी की चेतावनी को बेहद सख्त माना जा रहा है? दोस्तों, जब इराक पर सद्दाम हुसैन का राज था तब दुनिया भर के देशों के बीच तनाव काफी बढ़ चुका था। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक पर कई बार आरोप लगाए कि वहां पर खतरनाक हथियारों का जखीरा है, खासकर वो मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार। इराक पर लगातार इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता गया और अमेरिका ने तो खुलेआम सद्दाम हुसैन को चेतावनी दी कि वो अपने विकास कार्यक्रम को बंद कर दे। लेकिन सद्दाम ने यह दावा किया कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और ये सब झूठ है। जब बात नहीं बनी तो 2003 में अमेरिका ने यूके और कुछ दूसरे सहयोगी देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला कर दिया। इसे इराक वॉर कहा जाता है। युद्ध ने पूरे इराक को तहस नहस कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, लाखों लोग मारे गए और सद्दाम हुसैन को आखिरकार पकड़ लिया गया। बाद में उन्हें फांसी भी दे दी गई। कुछ ऐसा ही अंजाम यमन के हूतियों के साथ भी हो सकता है। अगर वे जहाजों पर हमला नहीं रोकते हैं तो पूरे यमन को बर्बाद होना पड़ेगा। इसका खामियाजा यमन के आम नागरिक भुगतेंगे। ये युद्ध कई सालों तक चला और इसने इराक को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। अब तक इराक उसके असर से उभर नहीं पाया है। वहां के लोगों की जिंदगी काफी मुश्किल हो चुकी है। इससे सीखने को यह मिलता है कि राजनीतिक खेल और ताकत की लड़ाई में आम लोगों की जान और उनकी खुशियां किस तरह से दांव पर लग जाती है। लगातार अंडरमाइन करें और बार बार यह कहना कि यह संभव है, अगर आप यह काम पूरा कर लेंगे तो उम्मीद करें कि भारत समय से पहले ही की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसा मजाक है, तो ये मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। जब भी भारतीयों को आधे महीने के बाद अचानक खबर आती है कि इस क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है, तो उस समय खबर आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यह कहे बार बार कि भारत ये काम कर ही नहीं सकता।
ये असंभव है। अगर यह काम आपने करवा दिया तो मानकर चलिए कि भारत एक आर्थिक सुपर पावर समय से पहले ही बन जाएगा। अब आप कहोगे कि यह क्या मजाक है, तो यह मजाक नहीं है, यह हकीकत है। वह गवर्नर साहब जब जब आकर भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी भी सेक्टर की बुराई करते हैं, अचानक से कुछ ही हफ्ते बाद खबर आती है कि इस सेक्टर ने पिछले 20 साल का तोड़ दिया। फिर खबर आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने उस मामले में पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर जब वह भारत के खजाने की बुराई करते हैं तो उस पर खबर आ रही होती है कि भारतीय खजाने ने 77 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऐसा हो रहा है। और आज की जो खबर है यह तो इसका जीता जागता उदाहरण है। वह कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने भारत के बैंकिंग सेक्टर को जमकर क्रिटिसाइज किया। भारत की जीडीपी ग्रोथ को कहा कि यह तो 5% से ऊपर जा ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। इसके अलावा एक दूसरा मुद्दा उन्होंने एनपीए का उठाया था, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर आप नहीं जानते तो इतना समझ लीजिए कि जब बैंक किसी को लोन देता है और वह लोन वापस ना आ पाए, या फिर जिसने लोन लिया है वह दिवालिया घोषित हो जाए, उसकी कंपनी बर्बाद हो जाए, तो जो लोन दिया जाता है उसे एनपीए में डाल दिया जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसा लोन जिसकी वापस आने की उम्मीद अब लगभग ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह एनपीए लगातार तेजी से बढ़ रहा है और एक समय के बाद यह भारत के बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद कर देगा, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भयानक नुकसान होगा। उनकी इन दोनों भविष्यवाणियों के अब परिणाम सुन लीजिए। पहले उन्होंने जो जीडीपी पर कहा था कि 5% से ऊपर नहीं जाएगी, तो आपको याद होगा कि इसी महीने की शुरुआत में आंकड़ा आया था कि भारत की जीडीपी पिछले क्वार्टर में 7.6% की रफ्तार से बढ़ी है। वहां 5% कह रहे थे, जीडीपी 7.5 के पार मिली है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आपने देखा ही होगा कि हाल ही के सालों में भारतीय बैंकों के बड़े बड़े लोन डूब चुके हैं, जो उन्हें कर्जदारों ने वापस नहीं चुकाया है, जिससे कि उन्हें नुकसान हुआ है भयानक तरीके से। और इसी को लेकर भारत सरकार को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और बात सही भी है, जो गलत होगा उसको लेकर क्रिटिसाइज किया जाएगा। लेकिन सरकार इसको लेकर पिछले कई सालों से काम कर रही थी और उसी का परिणाम ये हुआ कि 2017 में भारत का जो एनपीए था वह 11% के करीब था। मतलब कि अगर बैंक 100 लोन दे रहा है साल में, तो उसमें से 11 से लेकर 12 लोन वापस नहीं आ रहे थे, और ये बहुत ही ज्यादा हाई आंकड़ा था। उदाहरण के लिए अमेरिका के अंदर ये जो एनपीए होता है वह 1.5 से लेकर 2% के आसपास होता है, यानी कि भारत हेल्दी मार्क से बहुत ही ज्यादा ऊपर था और इसीलिए इसे तेजी से कम लाना था, जिसमें अब सरकार को कामयाबी मिल चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जो खबर सामने आई है कि भारत का जो एनपीए है वह 3.5% पर आ चुका है, 11.5 से गिरकर, और ये पिछले 10 सालों में भारत का सर्वोच्च और सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। पिछले 10 सालों में इतना शानदार प्रदर्शन हमने कभी नहीं किया एनपीए